यहाँ पर आप लोगों को एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में 4 अलग-अलग चित्र है। इस एक चित्र में 4 अलग-अलग चित्र है। और यह जो चित्र है मैं यहाँ पर इसलिए आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि अब जो हम लोग अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आप लोगों की कक्षा 8 में आने वाले सामाजिक विज्ञान के तहत भूगोल के अंतर्गत यहाँ पर इस अध्याय की बात होगी। एक ऐसे अध्याय की बात होगी जहां पर इन सारे चित्रों का लेना देना, यानी कि यही सारे चित्र जो हैं इस अध्याय के आधार बनेंगे। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मिनरल रिसोर्सेज की और पावर रिसोर्सेज की, यानी कि खनिज संसाधन की बात करेंगे और बिजली संसाधन की बात करेंगे। और यह जो 4 चित्र है, एक चित्र में जो यह 4 चित्र दिख रहा है, यह इसी 2 संसाधन को दिखाने का 4 चित्र है। इस 4 चित्र में यही 2 संसाधन दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर खनिज वाला भी संसाधन दिख रहा है, तो यहाँ पर बिजली वाला भी संसाधन दिख रहा है। यानी कि अब मैं जो अध्याय शुरू करने जा रहा हूं, जो आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ना है, वो है अध्याय संख्या 4 आप लोगों के भूगोल का, आप लोगों की कक्षा में आने वाले सामाजिक विज्ञान के तहत। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। मैं धमोही श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक अब इस अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। यहाँ पर बात होगी खनिज की और यहाँ पर बात होगी बिजली की, यानी कि खनिज और बिजली से जुड़े हुए संसाधन को समर्पित यह अध्याय अब मेरे द्वारा शुरू किया जा रहा है, करने जा रहा हूं। तो अब हम लोग बात करते हैं मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज की। आप लोग यह स्मार्ट बोर्ड पर देख रहे हैं, पारस प्रकाशन पुस्तक का सॉफ्ट कॉपी है यह, और यह पृष्ठ संख्या 22 है। यह आप अपने पुस्तक पारस प्रकाशन के सामाजिक विज्ञान में देख सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। एक देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए मिनरल और पावर रिसोर्स यानी कि खनिज और बिजली संसाधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, या फिर कहें तो यह अपना बहुत ज्यादा या फिर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज हाईली अनइवन। यह जो मिनरल और पावर रिसोर्स है यह धरती पर बहुत असामान्य तरीके से बटा हुआ है या फिर बहुत असामान्य तरीके से फैला हुआ है। The presence or absence of mineral and power resources can have a powerful influence on the relatively wealth and economic independence of a country. जितना अच्छा मिनरल और पावर रिसोर्स होगा उतना अच्छा एक देश का स्वतंत्रता, उस देश का आर्थिक विकास, उस देश का सामाजिक विकास, उस देश का जो संपत्ति वाला विकास है वो होगा। और यही अगर वाइस वर्षा हो जाए, यही अगर नहीं होगा तो ये वाइस वर्षा, यानी कि अगर ये चीज, अगर ये रिसोर्सेज एक देश के पास पर्याप्त रूप में या सही तरीके से नहीं है तो यहाँ पर उस देश के लिए जो अपना आर्थिक विकास करना या फिर अपना अर्थव्यवस्था बनाए रखना, कायम रखना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि मिनरल और पावर रिसोर्सेज का प्रेजेंस और एब्सेंस यानी कि उपस्थिति और अनुपस्थिति किसी भी देश के विकास को डिफाइन करता है, किसी भी देश के आर्थिक विकास को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। अगर रहेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहेगा तो बुरी बात हो जाएगी उस देश के विकास के लिए। अब हम लोग बात करेंगे मिनरल रिसोर्सेज का, क्योंकि यह अध्याय जो है उसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस मिनरल रिसोर्स का, फिर हम लोग आगे आएंगे तो हम लोग बात करेंगे पावर रिसोर्स का। तो अब हम लोग आते हैं मिनरल रिसोर्स पे, यानी कि मिनरल रिसोर्सेज की बात की जाएगी, यानी कि खनिज संसाधन की बात की जाएगी। लिखा हुआ है अ मिनरल इज अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पर पाया जाने वाला जो नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जो सब्सटेंस होता है उसी को मिनरल कहते हैं। मिनरल को हिंदी में खनिज कहते हैं, और मिनरल वो
चीज है, वो वस्तु है जो प्राकृतिक रूप से अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है। मिनरल हैव डिस्टिंक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर एंड हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी। यहां पर कहा जा रहा है कि जो खनिज है इसके अलग अलग भौतिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, भौतिक जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो अलग अलग होते हैं। इसका चाहे वो रंग की बात करें, चाहे इसके गाढ़ेपन की बात करें, चाहे इसके शक्ति की बात करें, चाहे इसका पानी में घुलने वाला सॉल्युबिलिटी की बात करें, ये सब जो है मिनरल के अलग अलग होते हैं, अलग अलग मिनरल के अलग अलग होते हैं। लाइक ऑल नेचुरल रिसोर्सेज कॉमा मिनरल आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने बात की है और अलग अलग अध्यायों में भी बात की है हम लोगों ने, जब जब ऐसा टॉपिक आया है कि जैसे बाकी सारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो असामान्य रूप से कहीं पर बहुत ज्यादा तो कहीं पर बहुत कम इस तरीके से बटे हुए हैं, तो मिनरल भी उससे अछूता नहीं है। मिनरल भी वैसे ही बटा हुआ है, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम तो कहीं पर है ही नहीं। दो देयर आर नियरली 3000 मिनरल इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हालांकि अगर चूंकि बात करें तो अगर अर्थ के सरफेस पर अगर पृथ्वी के सतह की बात करें तो लगभग 3000 मिनरल पाया जाता है, 3000 मिनरल पाए जाते हैं। जस्ट 10 ऑफ देम मेकअप 90% ऑफ द मिनरल फाउंड इन द क्रस्ट, जबकि यहां पर उनमें से जो 10 है, यानी कि 3000 में से जो लगभग 10 हैं, वही मिनरल, वही 90% जो है वो क्रस्ट पर पाया जाता है। मतलब जो मिनरल है जो सरफेस ऑफ द अर्थ पर लगभग 3000 की संख्या में है, वो अर्थ के क्रस्ट पर मात्र 10 के आसपास है, वही 90% है, और बाकी जो 10% है उसमें बाकी जितने भी मिनरल होते हैं वो है। मतलब 3000 मिनरल में से, 3000 खनिज में से अर्थ के क्रस्ट पर 10 ऐसे खनिज हैं जो 90% खनिजों का हिस्सेदारी रखते हैं, और बाकी जो 10% जो हिस्सेदारी है, बाकी जो 100% में से 10% बचते हैं, उसमें बाकी जो खनिज हैं 2990 जो खनिज हैं उसकी मात्रा होती है। मतलब अर्थ सरफेस पर 3000 और अर्थ क्रस्ट पर 90%, मात्र उन्हीं में से 10 का। आगे सिलिकेट लाइक फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज आर बाय फार द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल मिनरल, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। यहां पर कहा जा रहा है कि सिलिकेट जैसे फेल्सपार और क्वार्ट्ज जो है ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला या सबसे ज्यादा जो अवेलेबल मिनरल है, ये इस कैटेगरी में आता है। यानी कि ये जो दो मिनरल हैं ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और इसके अलावा कुछ और जो मिनरल हैं जो अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उसमें नाम आता है एल्यूमिनियम का, आयरन का, कैल्शियम का, पोटेशियम का, सोडियम का, मैग्नीशियम का। यानी कि ये सब वैसे मिनरल हैं जो धरती पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहां पर ये जो है कुछ रासायनिक शब्दावली है, यानी कि केमिकल टर्मिनोलॉजी है, और आप इसको अगर जो आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, वहां पर केमिस्ट्री के अंदर एक आता है, रसायन के अंदर एक आता है पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखे होंगे या फिर देख रहे होंगे, अगर आपको याद होगा, तो ये सारी जो चीजें हैं वहां पर आपको दिखेगा, वहां पर आपको मिलेगा। और भी अगर जो आप साइंस पढ़ रहे हैं वहां पर जो केमिस्ट्री के अंतर्गत इन सारे चीजों को और ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा, बताया गया होगा, पढ़े होंगे और आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर यही चीज जान जाएं कि ये सारे जो मिनरल हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम की बात हो, ये सब जो है धरती पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और सिलिकेट तो है तो वो तो सबसे ज्यादा पाया ही जाता है। आगे मिनरल्स आर रेयरली फाउंड ऑन द प्योर स्टेट, मिनरल जो है अपने शुद्ध फॉर्म में बहुत कम ही पाया जाता है। दे आर यूजुअली फाउंड इन रॉक कंबाइंड विथ अदर एलिमेंट, ये बेसिकली जो है वो साधारणतः जो है मुख्यतः जो है वो रॉक चट्टान वाले मुद्रा में, चट्टान वाले मात्रा में, चट्टान वाले तरीके से पाए जाते हैं, और उसमें और भी अलग अलग तत्व जो है वो मिक्स होते हैं, मिश्रित होते हैं।
A rock which contain enough mineral to make it economically viable for mining is called an ore. A rock which contain enough mineral to make it economically viable for mining is called an ore. यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैसा चट्टान जिसमें बहुत सारे मिनरल, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण से उसका जो आर्थिक वैल्यू है, आर्थिक जो चीजें हैं वो बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि आर्थिक तौर पर वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है, तो वैसे को हम लोग ओर कहते हैं। Often mineral are found in such low concentration or in such inaccessible place that their extraction become too much expensive or technically difficult to be profitable. यहाँ पर कहा जा रहा है कि अक्सर जो मिनरल है, जो खनिज है, वो या तो लो कंसंट्रेशन में पाया जाता है या फिर वो ऐसे जगहों पर पाया जाता है जहां पर लोगों की पहुंच जो है वो मुश्किल से हो पाती है, लोग नहीं पहुंच पाते हैं, और वहां पर एक्सट्रैक्शन करना यानी कि उसको निकालना, उस मिनरल को निकालना, उस खनिज को निकालना जो है वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है, महंगा हो जाता है। टेक्निकली अगर बात करें, तकनीकी स्तर पर बात करें तो वो मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण से प्रॉफिट जो है वो घट जाता है। एक तो हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, अगर पहुंच भी पा रहे हैं अपने लोगों के साथ जो वहां पर उस मिनरल को निकालेंगे, मिनरल को जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वहां पर उनका जाना, उनका रहना, उनसे जुड़ा हुआ और उस खादान से और उस सारे मिनरल के एक्सट्रैक्शन से जुड़े हुए प्रोसेस में इतना पैसा लग जाता है कि हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, हमारा जो लाभ वाला जो क्षेत्र है वो कम हो जाता है, यानी कि खर्चा यहाँ पर कॉस्टिंग जो है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मिनरल जो है वो बेसिकली वैसे जगह पर पाया जाता है जो जहां पर लोग कम होते हैं या फिर वो लोगों के पहुंच से दूर होता है। ओर्स आर क्लासिफाइड एज हाई ग्रेड ओर एंड लो ग्रेड ओर। ओर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, हाई ग्रेड ओर और लो ग्रेड ओर्स। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 22 पर ही हैं, अब इधर साइड आते हैं। यहां पर लिखा हुआ है इन द हाई ग्रेड ओर, जो हाई ग्रेड ओर होता है, द मिनरल कंटेंट इज हाई एंड इम्प्यूरिटीज आर लेस। यहां पर जो मिनरल कंटेंट होता है, यानी कि जो रॉक से, जो चट्टान से, यानी कि ओर का मतलब वही चट्टान है जो हम लोग के लिए इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है मिनरल के रेस्पेक्ट में, तो हाई ग्रेड ओर जो है वो वैसा ओर है जहां पर मिनरल कंटेंट जो है, यानी कि मिनरल की मात्रा बाकी सारे एलिमेंट, बाकी सारे तत्वों की मात्रा से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर मिनरल ज्यादा पाया जाता है और इम्प्यूरिटी जो है और जो उसमें अशुद्धता है वो कम होती है। जबकि इन द लो ग्रेड ओर मिनरल कंटेंट इज लो एंड इम्प्यूरिटीज आर मोर, ये उसका उल्टा है। लो ग्रेड ओर में मिनरल कंटेंट जो है, यानी कि जो खनिज की मात्रा है वो कम होती है और वहां पर इम्प्यूरिटी यानी कि अशुद्धता ज्यादा होती है। ये जो है सरफेस माइनिंग है, ये एक चित्र है जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सतह पर यहाँ पर खादान यानी कि यहाँ पर माइनिंग किया जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मिनरल बीइंग यूज्ड। अब उस इतिहास की बात करते हैं जहां पर खनिज का प्रयोग या फिर खनिज के प्रयोग से जुड़े हुए इतिहास की बात करते हैं। लिखा हुआ है The mineral resources of the earth have been exploited and used since prehistoric time। ये जो मिनरल रिसोर्स है, यानी कि ये जो खनिज संसाधन है, धरती पर जो पाए जाने वाला जो खनिज संसाधन है, ये बहुत समय पहले से, बहुत पुराने जमाने से या फिर कहें तो ये बहुत समय पहले से ये सारा कुछ चलता आ रहा है। लोग जो है खनिज को निकाल रहे हैं, लोग जो है खनिज का प्रयोग कर रहे हैं, लोग जो है इसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, या फिर कहें तो इसका प्रयोग उपयोग कर रहे हैं अपने लाभ के लिए। मतलब ये जो खनिज का जो एक्सट्रैक्शन है, जो खनिज निकालने की जो प्रक्रिया है, ये जो मिनरल से जुड़ा हुआ जो मानव कार्य है, ये बहुत समय से चल रहा है, ये हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम से चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमेटिव मैन शेप्ड द पीसेज ऑफ रॉक एज एक्सेस एंड हैमर। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो जो पहले वाले, जो शुरुआती वाले जो इंसान होते थे,
वो रॉक का या फिर चट्टान के अलग अलग पीस का टुकड़े का से कुल्हाड़ी बनाने का कार्य करते थे या फिर उससे हथौड़ा वगैरह बनाते थे। यानी कि यह जो है ये बहुत समय से चल रहा है, उस समय से भी चल रहा है जब लोगों की शुरुआत हुई थी। मिनरल वेयर वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। मिनरल की बात करें, अगर खनिज की बात करें, तो ये मानव सभ्यता और मानव सभ्यता के इतिहास और मानव सभ्यता के विकास वाले इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैव बीन नेम्ड आफ्टर मिनरल। बहुत सारे ऐसे स्टेज हैं डेवलपमेंट के, यानी कि बहुत सारे ऐसे विकास वाले जो स्तर हैं वो इसी मिनरल के नाम पर पड़े हुए हैं, जो हम लोग आगे बात करेंगे। यानी कि मिनरलों के नाम से हम लोगों ने अलग अलग एजेज का नामकरण किया है। जैसे स्टोन एज तो एक कॉपर एज कहलाता है, तो कोई ब्रॉन्ज एज कहलाता है, तो कोई आयरन एज कहलाता है। अब हम लोग इसकी एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोन एज का। ये सब मिनरल के नाम पर पड़ा हुआ एज है, यानी कि काल है, लिखा हुआ है। स्टोन एज के बारे में लिखा हुआ है, द स्टोन एज मार्क द टाइम व्हेन मैन मेड वेपन एंड इंप्लीमेंट फ्रॉम स्टोन। स्टोन एज का मतलब है जब मैन मेड वेपन, यानी कि मानव निर्मित जो हथियार, जो औजार बनाए जाते थे, जो पत्थरों से बनाए जाते थे, उस समय के एज को, उस समय के काल को हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं। स्टोन एज के नाम से उसको पहचान मिली या फिर नामकरण हुआ। जबकि कॉपर एज की बात करें तो कॉपर एज वाज प्रोबेबली द फर्स्ट मेटल दैट मैन लर्न टू माइन एंड विथ इट्स यूज बिगेन द कॉपर एज। लिखा हुआ है कि कॉपर की अगर बात करें, कॉपर एज की बात करें, तो यहां पर कहा जा रहा है कि इंसानों के द्वारा अगर सबसे पहले किसी मेटल के बारे में इंसानों को जानकारी हुई थी तो वो था कॉपर, Cu, जिसको हम लोग क्यूप्रम कहते हैं। यहां पर कॉपर की बात आती है तो कॉपर को माना जाता है कि ये मानव के द्वारा, इंसानों के द्वारा जाना जाने वाला, पहचाना जाने वाला पहला मेटल था, और इसी के माइनिंग और इसके प्रयोग वाले काल को हम लोग कॉपर एज कहते हैं। अब हम लोग आते हैं ब्रॉन्ज एज पर। द ब्रॉन्ज एज स्टार्टेड व्हेन मैन developed a stronger and more durable metal by mixing copper and tin। कॉपर और टिन को मिलाकर जब इंसानों के द्वारा बहुत मजबूत जो है और ड्यूरेबल, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा लंबा समय तक चलने वाला मेटल बनाया गया, विकास किया गया मेटल का, तो उस एज को, उस काल को ब्रॉन्ज एज कहते हैं। यानी कि ब्रॉन्ज एज में इंसानों के द्वारा मजबूत हथियार, जो पहले नहीं हुआ करते थे, उससे ज्यादा मजबूत हथियार बनाए गए कॉपर और टीन को मिश्रित करके, और इस काल को ब्रॉन्ज एज कहा गया और इस काल को ब्रॉन्ज एज का नाम दिया गया। आयरन एज अबाउट 3000 ईयर अगो, लगभग 3000 साल पहले की बात करें तो द ब्रॉन्ज एज वाज रिप्लेस्ड बाय द आयरन एज। ब्रॉन्ज एज जो है वो खत्म होता है तो फिर आयरन एज आ जाता है, यानी कि ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज आता है। इसके बाद आएगी बात स्टील एज की, लेकिन स्टील एज को हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। इस अध्याय को इस कक्षा में अभी यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।